वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर वीडियो रीडिंग। इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पर रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ेंगे। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 है। क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 1 होगा। रूलिंग द कंट्री साइड मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना, जो उनको यहाँ पर हम देखने प्रयास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर जो आपको शासन है उनको यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें देखिए आपको है क्या कि द कंपनी बिकम्स द दीवान रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ग्रामीण क्षेत्र पर आपको शासन चलाना आपके यहाँ पर है। इसमें आप ये देखिए कि जो कहा गया उसको थोड़ा सा हम देखने प्रयास करते हैं। इसमें देखिए क्या रूलिंग द कंट्री ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना आपको होता है। द कंपनी बिकम्स द दीवान, द कंपनी बिकम्स द दीवान, द कंपनी बिकम्स द दीवान। और यहाँ देखो क्या एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया, रॉबर्ट क्राइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाली इमेज है। रॉबर्ट Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal ruler in 1765। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए देखिए यहाँ पर क्या ग्रहण करते हुए इमेज यहाँ पर दिया गया। देखिए 1765 में, तो 1765 में आपको रॉबर्ट क्लाइव 1765 में आपको रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से 1765 में आपको रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए ग्रहण करते हुए आप यहाँ पर इमेज है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कि यानी कि हम कह सकते हैं बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल रूलर से किसने आपको एक्सेप्ट किया, किसने ग्रहण किया, तो आपको बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपको मुगल से किसने ग्रहण किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में। अब आगे यहाँ पर आपको देखिए आपको क्या कि द कंपनी बिकम्स, देखिए यहाँ पर क्या द कंपनी बिकम्स, यहाँ पर क्या कि द कंपनी बिकम्स द दीवान, द कंपनी बिकम्स द दीवान आपके यहाँ पर है। कंपनी दीवान बन गई। देखिए कंपनी जो है वो आपको दीवान बन गई, कंपनी जो है वो आपको दीवान बन गई। इसमें जो खास बात आपको यहाँ पर था, कंपनी दीवान बन गई। यहाँ पर देखिए क्या द कंपनी बिकम्स द दीवान, द कंपनी बिकम्स द दीवान, कंपनी दीवान बन गई। यहाँ पे एक खास बात देखिए ऑन 12 अगस्त 1765, ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज द दीवान ऑफ बंगाल, हैज द दीवान ऑफ बंगाल, has the Diwan of Bengal. The actual event probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians has witnesses. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion. यहाँ देखिए क्या but in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by देखिए द पेंटर वाज, यहाँ पर क्या कि द पेंटर वाज कमीशन, यहाँ जो आपको कहा गया द पेंटर वाज कमीशन, the painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. यहाँ देखिए क्या कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने अंग्रेजों के निश्चय एक बड़ी घटना थी। अब एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the प्रोडक्ट इट नीड्स एंड सेल व्हाट इट वांटेड। यहाँ देखिए क्या कि दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी।
दीवान के तौर पर यहाँ पे क्या, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। अब आगे यहाँ पर आगे है, देखिए यहाँ पर आगे ओवर द ईयर द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव। देखिए यहाँ इट हैड टू मूव ओवर द ईयर्स, यहाँ पे आपको कहा गया ओवर द ईयर्स द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. यहाँ देखिए क्या इसमें ये कहा गया क्या कि समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए बड़ी बाहरी ताकत होने की वजह से, देखिए बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो जो गाँव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी अब काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब आगे देखिए क्या कि हाउ वाज दिस टू बी डन, हाउ वाज दिस टू बी डन, हाउ वाज दिस टू बी डन। देखिए इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू colonize the countryside, organize revenue resource, redefine the rights of people and produce the crops it's wanted। अब देखिए यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। आपके देखिए आय के संसाधन कैसे जुटाया जाए, आय के संसाधन कैसे जुटाया जाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफी फसलों की खेती कैसे कराई। देखिए अब देखिए रिवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी की आमदनी की बात करते हैं। रिवेन्यू फॉर द कंपनी मतलब कंपनी की जो आमदनी उसको यहाँ पर देखिए। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली हेजिटेड। इट वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could be. It could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1765, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for exports. ये हम देखिए क्या इसमें ये कहा गया रेवेन्यू कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। यहाँ देखिए कि कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत में बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company at low price. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. Artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse. Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About one third of the population was wiped out. अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गाँव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जवान बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगर को उत्पादन की राहत और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी।
बढ़ रही थी। 1770 में पड़े आकार ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। अब 1770 में पड़े आकार ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस आकार में लोग 1/3 आबादी समाप्त, इस आकार में लोग 1/3 आबादी आपको समाप्त हो गई। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या एक इमेज आपके यहाँ पर दिया गया। इस इमेज को यहाँ पर देखिए, ये इमेज आपके यहाँ पर फिगर 2 का आपके यहाँ देखिए ए वीकली मार्केट। देखिए आप ए वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly market haults to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during times of economic crisis. अब यहाँ देखिए क्या बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट यहाँ पर देखिए जो आप यहाँ पर है। इसमें ये कहा गया कि ग्रामीण इलाकों किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और जरूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों में बहुत बुरा असर पड़ता था। देखिए यहाँ पर जो कहा है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और जरूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित उस बाजार में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है कि आपको चार्ल्स कॉर्नवालिस के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस की इमेज। कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस जो था वो क्या था यहाँ देखिए। देखिए क्या जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त आपको लागू किया गया था उस समय जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। जिस समय आपको अस्थायी बंदोबस्त लागू किया उस समय आपको ये कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। अब आगे हम देखिए क्या कि एक खास जो यहाँ पर देखने को मिलता था वो आपके यहाँ पे है कि द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर आपके यहाँ पर खेती में सुधार की जरूरत यहाँ पर देखिए। If the company was in ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officer began to feel that देखिए यहाँ पर क्या कि began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the terms of settlement, the Rajas and talukdars were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased or even in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers, and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. Since the revenue demand of the estate would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land. अब यहाँ देखिए क्या कि खेती में सुधार की जरूरत देखिए यहाँ पर क्या अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर चुकाए जाने वाला राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे मिलेंगे। अब देखिए समस्या क्या हो, इसकी प्रॉब्लम क्या निकल गई इसमें अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। देखिए द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम कंपनी ऑफिसर soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found in difficulty to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindars
Numerous जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट द ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी बाय। देखिए यहाँ पर क्या है कि समस्या यहाँ पे ये थी, मगर अस्थायी बंदोबस्त, लेकिन मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी, मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब आगे यहाँ पर देखिए खास जो आपको है क्या कि बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, द प्राइसेज इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन slowly expanded. This meant an increase, देखिए दिस meant an increase in the income of the जमींदार but no gain for the company since it could not increase revenue demand that had been fixed permanently. देखिए यहाँ कि 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। अब आगे इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। सम है, देखिए यहाँ पर क्या है कि सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, अदर्स नो सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। हैज लॉन्ग है जमींदार could give out देखिए यहाँ पर क्या कि give out the lands to tenants and get land, they were not interested in improving the land। अब देखिए लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रहे थे वे देखिए जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी परेशानी और देखिए निवेश का खतरा उठाए आमदनी की रसीद दिखाई दे रही थी। देखिए यहाँ पर क्या एक मतलब आमदनी को सॉरी यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या है कि अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते तो उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। उसके आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टिवेटर found the system extremely oppressive। देखिए यहाँ पर क्या कि द रेंट ही पेड टू द जमींदार was high and his right on the land was insecure। To pay the rent he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generation। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि दूसरी तरफ गाँव में किसानों की व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी थी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने का अक्सर महाजन से कर देना पड़ता था। अगर वह देखिए यहाँ पर क्या कि अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अभी आपको आगे यहाँ पर है देखिए, उसके बाद आपको आगे आने के कोले बुक ऑन बंगाल राइट्स। तो यहाँ देखिए आपको क्या है कि इसमें आपको कहा गया बंगाल के रियायतों पर कोले बुक का कथन। देखिए आपको बंगाल के रियायतों पर कोले बुक का जो कथन उसको यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर आपको जो कहा उसको देखिए आगे देखिए कोल ब्रुक ऑन बंगाल राइट्स। बंगाल रैयत आपके यहाँ पर है। यानी कि क्या बंगाल के रैयतों पर कोल ब्रुक का कथन देखिए। इन मैनी विलेज ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रैयतों did not cultivate but instead gave out their land to others, the under tenants, taking from them very high lands in high rents in 1806। Colebrook described the condition of these under tenants in Bengal।
बंगाल के बहुत सारे गाँव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे और वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एस टी कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। आगे हम क्या कि द अंडर डिप्रेस्ड बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड एंड बाय usurious returns for the cattle, seed and subsistence advance to them can never extricate themselves from debt in so abject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation। अब देखिए बटाई की भारी शर्त, देखिए बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों और बीज आजीविका एवं कर्जों बेकारी से दबे ये काश्त कर खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में दिल लगा कर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। बहुत अच्छी बात है, क्या है, जब जीने के लिए ही उन्हें नहीं, जब जीने को भी उन्हें पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में दिल लगा कर काम कैसे कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि वाई डू यू थिंक कोलब्रुक इज कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ द अंडर राइट्स इन बंगाल। रीड द प्रीसीडिंग पेज डेट एंड सजेस्ट पॉसिबल रीजन। यहाँ देखिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलब्रुक बंगाल उप पट्टेदारों की स्थिति पर इतने चिंतित हैं, पीछे पन्नों पर का सहायक कारण बताइए। अब आगे यहाँ पे जो कहा गया उसको देखिए। एक खास बात जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, द प्रॉब्लम ये तो हो चुका था। ए सिस्टम ऑन द अदर हैंड द विलेज कल्टिवेटर फाउंड द, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या अब यहाँ क्या कि इसमें जो खास बात है आपको यहाँ पर थी, ऑन द अदर इवन द, अब आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए महल की बात आपके यहाँ पर की गई है। महल देखिए, महल क्या होता था, इन ब्रिटिश रिवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज ए रिवेन्यू एस्टेट विच मे बी ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज। महल क्या देखिए, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गाँव या गाँव का एक समूह होती थी। आगे यहाँ पे देखिए क्या कि ऑन द अदर, देखिए ऑन द अदर हैंड, देखिए ऑन द अदर हैंड, देखिए ऑन द अदर हैंड, देखिए यहाँ पर क्या ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हीज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generation। दूसरी तरफ गांव में किसानों की अवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। दूसरी तरफ गांव में किसान की व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने का अक्सर महाजन से कर देना पड़ता। अगर वो लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब यहाँ एक खास जो चीज़ आपको दिया गया, देखिए आप इमेज भी आपको है, थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास 1829 to 29। देखिए थॉमस मुनरो आपके यहाँ फिगर जो आप देख रहे हैं आपको थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास 1819 to 1826। मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो 1819 से लेकर 1826 ईस्वी तक रहा। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि ए न्यू सिस्टम इज डिवाइड, मतलब एक नई व्यवस्था आपको यहाँ पर लाया गया। ए न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, यहाँ देखिए डिवाइस जो आपको कहा उसको समझिए क्या होता है। तो ये न्यू सिस्टम डिवाइड, एक नया व्यवस्था लाया गया यहाँ पर देखिए। By the early 19th century, many of the company officers were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenue be fixed? How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? अब यहाँ देखिए क्या कि बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पर एक नई व्यवस्था थी। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे जरूरत हो तो वो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है।
अब in the northwestern province of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his direction, the collectors went from village to village inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. The estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village means ki mahar had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the जमींदार. This system came to be known as the महालवाली सेटलमेंट. इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? महालवाली. देखिए महालवाली सेटलमेंट बोलते हैं, महालवाली बंदोबस्त बोलते हैं. अब देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है. के लिए हॉल्ट, देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया. मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गाँव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसे बचाए रखना चाहिए. उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गाँव का दौरा किया, जमीन की जाँच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया. गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जो कहा गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था. इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया. इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई. राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया. देखिए यहाँ पर क्या कि राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया. इस व्यवस्था को महालवाली बंदोबस्त का नाम दिया गया. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए द मुनरो सिस्टम आपके यहाँ पर आ गया. द मुनरो सिस्टम की बात करते हैं. मुनरो व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ देखिए अब यहाँ पर आगे क्या है कि इन द ब्रिटिश यहाँ पे क्या इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज ए सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस केम टू बी नोन एज द रियतवाड़ी. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan, subsequently developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India. देखिए ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा. वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेतवाड़ी का नाम दिया गया. कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था. टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दिया. इसमें काफ़ी देखिए महत्वपूर्ण आपको है, टॉमस मुनरो ने आपको रेतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया था. फिर कहते रीड एंड देखिए यहाँ पर क्या है कि रेड एंड मुनरो फेल्ट. देखिए यहाँ पर रीड नहीं था, ये रेड था. अलेक्जेंडर रेड यहाँ पर है. अलेक्जेंडर रेड आपके यहाँ पर अलेक्जेंडर रीड ही है, उसको रीड नहीं पढ़ेंगे. अलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार. द सेटलमेंट दे आर्गुड हैड टू बी मेड डायरेक्ट विद द कल्टिवेटर्स riots who had tilled the land for generation. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as paternal father figures protecting the riots under their charge. अब देखिए रीड और यहाँ देखिए रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे. रीड और मुन्नो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे. इससे उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसान रेतों से बंदोबस्त करना चाहिए था जो पीढ़ियों जमीन पर खेती करते आ रहे थे. देखिए आप उसके बाद आगे यहाँ पर है. रीड और मुन्नो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे.
जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रियायतों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे। राजस्व आकरण से पहले देखिए, राजस्व आकरण से पहले उनके खेतों को सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों के साथ करनी चाहिए। मुनरो का मानना था, बहुत अच्छी बात है आपका आ गया। देखिए, मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा याद है कि आपको क्या है कि इमेजिन दैट यू आर ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव सेंडिंग ए रिपोर्ट बैक टू इंग्लैंड अबाउट द कंडीशन इन रूरल एरियाज अंडर कंपनी रूल, व्हाट वुड यू राइट। यहाँ देखिए क्या कि कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर एक रिपोर्ट इंग्लैंड में भेज रहे हैं। रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे? आगे देखिए क्या है कि ऑल वाज नॉट वेल। देखिए वहाँ पर क्या कि यहाँ देखिए क्या कि ऑल वाज नॉट वेल। यहाँ देखिए क्या कि ऑल वाज देखिए ऑल वाज नॉट वेल। यहाँ पे क्या कि यहाँ ऑल वाज नॉट वेल क्या सब कुछ ठीक नहीं था। ऑल वाज नॉट वेल सब कुछ ठीक नहीं था। ऑल वाज नॉट वेल सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए विद इन ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज इट वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद देम, ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू ऑफिसर फिक्स टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड, peasants were unable to pay। देखिए riots filled the countryside, the village became desert in many regions। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen। देखिए नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या कि क्रॉप्स फॉर यूरोप की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए द ब्रिटिश, देखिए क्रॉप्स फॉर यूरोप, देखिए द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर। बाय द लेट 18th century the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo। In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in the United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, and देखिए कॉटन, देखिए यहाँ पर क्या है कि wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि देखो ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते थे। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते थे, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र में, पंजाब में कपास, मद्रास में चावल के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि हाउ वाज दिस डन। द ब्रिटिश यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ देखिए क्या ये कैसे किया गया। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के कई तरीके अपनाए। इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझे। अब देखिए यहाँ पर क्या कि डच कलर हैव अ हिस्ट्री। यानी कुछ आपको फिगर दिया। ये फिगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये फिगर आपको क्या एक कलमकारी, देखिए यहाँ पर एक कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया। यहाँ पर एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का भारत आपके यहाँ पे इसमें आपको है। उसके यहाँ देखिए ए मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड। मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी उत्तरायण इंग्लैंड।
उसका देखिए डच कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या रंगों का भी कोई इतिहास है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि फिगर 5 एंड 6 आर टू इमेज ऑफ कॉटन प्रिंट्स। द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज ए कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ऑन द राइट इज ए फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, ए फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th century Britain. There is one thing common in the देखिए there is one thing common in the two prints, both use a rich blue color. Commonly देखिए यहाँ पर क्या कि commonly called इंडिगो। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस। आपके चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीर दी गई है। बाईं तरफ की तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छाप है। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का देखिए क्या कि गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं कि ये रंग किस तरह पैदा किया गया। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। आगे द ब्लू, यहाँ भी कहा गया कि द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो। इट इज लाइक दैट द blue dye used in the Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. फिर आगे देखिए कि why the demand, देखिए why the demand for Indian indigo, why the demand for Indian indigo। देखिए वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, देखिए वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, देखिए भारतीय नील की मांग क्यों थी, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, वाई द डिमांड देखिए वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, भारतीय नील की मांग क्यों थी। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. देखिए नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। हाउ एवर वन देखिए यहाँ पर क्या कि हाउ एवर, इसमें जो आपको खास बात आपको कही गई है देखिए however only a small amounts of indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood WAD to make violet and blue dyes. देखिए being a plant of the temperate zone, wood WAD was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, in southern France and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी। इससे यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ओड पौधा देखिए, ओड पौधा आपको शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस एवं जर्मनी और ब्रिटेन कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के ओड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वो नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। अब आगे देखिए क्लोथ, देखिए यहाँ पर क्लोथ डायर्स, देखिए क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो हैज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस, देखिए इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर वेयर हैज द डाई फ्रॉम वुड देखिए वाज पेल एंड डल। देखिए बाय द 17th century यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर persuaded their government to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of North America. अब यहाँ देखिए क्या मगर कपड़े, देखिए क्या कि मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने की अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे।
उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों नील के बागान सामने आ गए थे। देखिए बाय द एंड ऑफ यहाँ क्या कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द एंड ऑफ यहाँ क्या कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड देखिए बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडिया इंडिगो ग्रू फर्दर। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज while the demand for indigo increased its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half. Cloth dye in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. From where could this indigo be produced? अब देखिए 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारत में नील की मांग और बढ़ गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति की बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब देखिए यहाँ पर प्लांटेशन की बात, बागान किसे कहते हैं प्लांटेशन। देखिए यहाँ पर क्या ए लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट लेबर। प्लांटेशन आर एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, शुगर कैन, टबैको, टी एंड कॉटन। देखिए बागान का एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था उसी को बागान कहते थे, प्लांटेशन कहते थे। अब कॉफी यहाँ पे क्या कि कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि इसके बाद आपके यहाँ पर कहता है कि ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। देखिए ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यहाँ देखिए क्या कि ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया मतलब क्या, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी या ब्रिटेन भारत को वापस आता हुआ। देखिए फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप द कंपनी इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगे। अब आगे यहाँ देखिए कि फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पे जो आपको इमेज आपको यहाँ पर आपको दिया है उसको देखिए आप इमेज आपको यहाँ पर आपको है। इस इमेज को आप यहाँ देखिए क्या, ये इमेज आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि द स्लेव रिवोल्ट इन द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंगो अगस्त 1791 पेंटिंग बाय जेनरी हादोर्स्की। देखिए सेंट डोमिंगो गुलामों के बगाव अगस्त 1791 जनवरी स्कूल दोरस्की का चित्र देखिए यहाँ पर क्या in the 18th century यहाँ पे क्या in the 18th century French plants produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingo in the Caribbean island. The African slave who worked on the plantation arose in rebellion in 1791, burning the plantation and killed their rich planters. In 1792, France abolished slavery in the French colonies. This event led to the collapse of the indigo plantation on the Caribbean islands. देखिए 18वीं सदी में देखिए यहाँ पर क्या 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप पड़ गई। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या है कि इसमें आपको देखिए आपको स्लेव के समय गुलाम क्या होता है। देखिए क्या ए पर्सन हु इज ओन्ड, देखिए ओन्ड बाय समवन एल्स दैट स्लेव ओनर। ए स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। गुलाम क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होती है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि देखिए फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स देखिए यहाँ पर क्या कि फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स
From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly, and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%. देखिए 18वीं सदी के आखिरी दशकों से बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी कि had the indigo trade grew, commercial agents and officers of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officers left their jobs to look after their indigo business. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. अब यहाँ देखिए क्या कि देखिए जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारी नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। अब हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, देखिए हम कहा कि हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, यहाँ पे कहा गया कि नील की खेती कैसे होती थी। देखिए देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीज एंड रेयती। देखिए विद इन द सिस्टम ऑफ नीज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। देखिए ही आइदर बाउट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग higher laborers. यहाँ देखिए क्या नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रेती। नीज खेती की व्यवस्था में बंगाल मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। ये देखिए नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रेती। नीज खेती की व्यवस्था में बंगाल मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदार से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और जमींदारों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब देखिए क्या द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टिवेशन, तो नीज खेती की समस्या में क्या समस्या, नीज खेती की समस्याएं आप देखिए। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीज कल्टिवेशन। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड एंड these were all already densely populated. Only a small portion scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. Where could they get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflict and tension. अब लेकिन क्या बंगाल मालिकों को नीज खेती के क्षेत्र पर फैलाने मुश्किल आ रही थी। बंगाल मालिकों को नीज खेती का क्षेत्र पर फैलाने मुश्किल आ रही थी। नील की खेती के उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने को उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दी। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. यानी कि मजदूरों का इंतजाम करना आसान नहीं था। बड़े बागान के बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अब आगे यहाँ पर कहते हैं क्या कि आपको देखिए नीज, यहाँ पर जो कहा गया नीज कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉव। यहाँ पर क्या कि मैनी प्लॉव्स, देखिए प्लस एंड ब्लॉक्स। देखिए 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड टू प्लग्स। दिस मीन दैट ए प्लांटर विथ 1000 बीघाज would need 2000 plugs. Investing on purchase and maintenance of plug was a big problem. Nor could supplies be easily got from the peasants since their
and blocks were busy on their rice fields. Again exactly at the time that the indigo planter needed them. अब यहाँ क्या कि बड़े पैमाने पर नीच खेती की बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत है, हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा देखिए जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के 2 हल चाहिए होते थे। 1 बीघा नील की खेती के 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास आपको 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती है। हलों को खरीदना उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की जरूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। अब आगे हमने क्या कि till the late 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 20% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the riyati system. देखिए, जब 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निज खेती के क्षेत्र को फैलाने में हिचकिचाते थे। इस अवस्था तक नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब आगे हम देखिए एक इमेज आपको यहाँ पर आपको बीघा समझते हैं क्या होता है। देखिए बीघा ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल। द साइज ऑफ दिस एरिया वेरिड इन बंगाल। द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। देखिए जमीन की एक माप देखिए ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका एक क्षेत्र पर करीब 1 तिहाई एकड़ तय कर दिया था। बीघा क्या जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्र पर करीब 1 तिहाई एकड़ तय कर दिया था। अब आगे देखिए इंडिगो देखिए यहाँ पर जो कहा गया इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेत की बात यहाँ पर की गई। यहाँ देखिए इंडिगो यहाँ पर जो कहा गया इंडिगो यहाँ पर क्या इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायत। रेतों की ज़मीन पर नील की खेती देखिए। रेतों की ज़मीन पर नील की खेती यहाँ पर देखिए। अंडर द रेत सिस्टम द प्लांटर फोर्स द रायोट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेत। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो rates of interest to produce indigo, but the loan committed the right to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provides the seed and the drill, while the cultivator prepares the soil, sowed the seed and looked after the crop. रेती व्यवस्था देखिए। रेती व्यवस्था तक बगान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के बाद कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% की जमीन पर नील खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते बगान मालिक उपकरण और बीज मुहैया कराते थे। देखिए बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों को पड़ता था। देखिए क्या जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रेत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र आपको दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जा का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी। बगान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों पर ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गाढ़ी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान खेती नहीं की जा सकती थी। अब आगे यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको आगे हम देखिए क्या कि when the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the ryoth and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants prefer to cultivate rice. Indigo, moreover, had deep roots, and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice.
अब हम आगे जो आपको यहाँ पर कहा एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया, उस इमेज को यहाँ पर देखिए। इमेज 8 में यहाँ पर देखिए 19वीं सदी इमेज 8 में यहाँ पर कहा क्या देखिए, वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल फ्रॉम कोरवर्सी ग्रांट रूरल लाइफ इन बंगाल 1860। इन इंडिया द इंडिगो प्लांट वाज कट मोस्टली बाय मैन। अब यहाँ देखिए क्या कि 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए यहाँ दिखाया गया है। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। यहाँ पर जो इमेज है उसको यहाँ पर देखिए क्या कि द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधे के गट्ठे यहाँ पर दिखाए गए। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि सबसे पहले देखिए हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस, नील का उत्पादन कैसे होता था। देखिए नील का उत्पादन आपको कैसे होता था, नील का उत्पादन कैसे होता था। देखिए हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस, तो हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस यहाँ पे आपको दिया गया है। तो नील की खेती कैसे होता था, नील का उत्पादन कैसे होता था। देखिए यहाँ पर ये आपको देखिए, ये आपको जो देख रहे हैं आपको बीटर वाट है, मतलब क्या बीटर वाट हो गया यहाँ पे ये वाला हिस्सा। उसके बाद यहाँ पर क्या सबसे पहले जो काम आपको होता होगा वो आपको यहाँ पर है क्या, सबसे पहले कि यहाँ पर क्या इसको हम देखते हैं क्या कि एन इंडिगो फैक्ट्री, यहाँ पर एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड, देखिए एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1863। देखिए नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र था। यहाँ पे विलियम सिम्पसन चित्र बनाया था। अब द इंडिगो विलेज, देखिए क्या द इंडिगो विलेज वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स। आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वार्ड्स, देखिए यहाँ पर टेकन टू द वार्ड्स देखिए वार्ड्स इन द इंडिगो फैक्ट्री देयर। देखिए आप आगे देखिए क्या आगे 3 or 4 wards वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। ईच वार्ड हैड ए सेपरेट फंक्शन। देखिए द लीव्स स्ट्रिपेड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सॉक्ड इन वार्म वाटर इन ए वाट नोन एज द फर्मेंटिंग और एज स्टीपर वाट फॉर सेवरल आवर्स व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल। Now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into another wart that was placed just below the first wart. देखिए यहाँ पे in the second wart known as the bitter wart, the solution was continuously stirred and beaten with paddles. When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the wart. Gradually the indigo separated out in flax, a muddy sediment settled at the bottom of the wart and a clear liquid rose to the surface. The liquid was drained off and the sediment to the indigo pulp transferred to another wart known as the settling wart and then pressed and dried for sale. देखिए यहाँ भी आपको कहा गया उसको, यहाँ पे देखिए इसमें आपको ये कहा गया कि नीलगांव देखिए यहाँ पे देखिए नीलगांव आमतौर बंगाल माले कोई फैक्ट्रियों के आसपास नहीं होते थे। देखिए कटाई के बाद नील के पौधे को कारखानों में स्थित वेटर्स मतलब हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। फिर देखिए दूसरा हौद बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद नील की लुगदी को दूसरे कुंड अर्थात निथान कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। जब आगे हम देखिए क्या कि फिगर 13 हम देखें क्या कि बिक्री के लिए हम क्या देखिए द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल। देखिए बिक्री के नील तैयार है।
Here you can see the last stage of the production workers stamping and cutting the indigo pulp that had been pressed and molded. In the background you can see a worker carrying away the blocks for drying. देखिए यहाँ उत्पादक आखिरी अवस्था आप देखिए यहाँ आप उत्पादक आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में ढाल दी गई नील लुगदी को देखिए दबाकर सांचों में ढाल दी गई नील की लुगदी। देखिए यहाँ पर क्या कि दबा कर सांचों में ढाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पिछले वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए जा रहे हैं। अब आगे यहाँ देखिए कहा गया क्या कि यहाँ 11 में क्या है कि नील के पौधे को देखिए 11 में क्या कि 11 में इमेज आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि वुमेन यूजुअली कैरी द इंडिगो प्लांट टू द वार्ड्स। देखिए नील के पौधे को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। उसको आगे हम देख क्या कि द वाट यहाँ 12 में द वाट बिटर द इंडिगो वर्कर हियर इज स्टैंडिंग विद द पैडल दैट वाज used to steal the solution in the water. These workers had to remain in waist deep water for overnight hours to build the indigo solution. देखिए यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोड़े को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोड़े में खड़े रहना पड़ता था। अब कि वाट क्या यहाँ देखिए वाट देखिए ए फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र यहाँ देखिए। उसके आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे आपके यहाँ पर है क्या एक आपको क्या कि द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर देखिए द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। इसको देखिए क्या कि नील विद्रोह और उसके बाद यहाँ पर देखिए इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo as the rebellion spread. Riots refused to pay rents to the planters and attack indigo factories armed with swords and spears, balls and arrows. Women turned up to the fight with pots, pans and kitchen implements. Those who worked for the planters were socially boycotted, and the go-masked agents of planters who came to collect rent were beaten up. Riots saw they would no longer take advantage to sow indigo nor be bullied by the planters. Lathiars, the lathi wielding strongmen maintained by the planters. देखिए मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियायतों नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे विद्रोह फैला रियायतों ने बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार भाले और तीर कमाने का नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बंगाल मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बंगाल मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों के लिए लठियार या लाठीधारी गुंडे से डरेंगे। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या है कि इसके बाद आगे देखिए why did indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed don't always rise up in rebellion. They do so only at times. लेकिन नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इनमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। देखिए लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। अब आगे हम देखिए क्या कि इन 1859 In 1859, the Indigo Rights felt that they had a support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. In many village headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the lathiars. In other places, even the zamindar went around village urging the riots to resist the planters. These zamindar were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long lease.
देखिए यहाँ पे जो कहा उसको देखिए 1859 में, यहाँ पे जो कहा देखिए 1859 में नील रेतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जब दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों के इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रेतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गाँव को घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय तक के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। अब यहाँ पर क्या है कि इसको द इंडिगो peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. When the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts, देखिए डिस्ट्रिक्ट्स DISTRICT डिस्ट्रिक्ट्स आप यहाँ पर है। इसमें ये कहा देखिए देखिए क्या नील के किसानों को यह लग रहा था, कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह खतरे डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात मजिस्ट्रेट एस एल्डर ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रेतों को नील के अनुबंध मानने को मजबूर नहीं किया जाएगा। देखिए नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में खबर फैली कि रानी विक्टोरिया नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोट स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी कार्रवाइयों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब आगे यहाँ पर देखिए इसमें ये है The lieutenant governor turned the region in the winter of 1859. The riots saw the tour. देखिए यहाँ पर क्या कि the riots saw the tour has a sign of government sympathy for their plight. When in Bursa, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts. देखिए contracts word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. देखिए Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. As the rebellion spread, intellectuals from the Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote of the misery of riots, the tyranny of planters, and the horrors of the Indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive method they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for Riot. The commission asked the Riot to fulfill their existing contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. अब आगे देखिए क्या इन बगावतों से देखिए जैसे विद्रोह फैला कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी देखिए यहाँ पर क्या कि जैसे विद्रोह फैला कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जाँच करने एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया जोर जबरदस्ती की उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदेमंद का सुझाव नहीं है। आयोग ने नेताओं से कहा कि वे मौजूदा अनुबंध को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे कहा कि इस बगावत के बाद बगानों में नील उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा तो इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी उत्पादन फैलाने में सफल है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। उसका आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए ए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि ए स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एन इंडिगो प्रोड्यूसिंग ए सॉन्ग फ्रॉम एन इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज
इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज एक यहाँ पर गाना आपका है। इसमें देखिए क्या कि नील गाँव एक गीत यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या इन मोमेंट देखिए क्या इन मोमेंट ऑफ स्ट्रगल पीपुल ऑफन सिंग सॉन्ग टू इंस्पायर ईच अदर एंड टू बिल्ड ए सेंस ऑफ collective unity. Such songs give us a glimpse of their feelings during the Indigo Rebellion. Many such songs be heard in the village of Lower Bengal. लोअर बंगाल हियर इज वन सच सॉन्ग। देखिए और संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे को उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार आपको था। देखिए द लॉन्ग, यहाँ पे द लॉन्ग, देखिए द लॉन्ग यहाँ पे क्या कि द लॉन्ग हाथी, देखिए द लॉन्ग लाथीस विल्डेड बाय द प्लांटर ऑफ मोला हाथी नो लाई इन ए क्लस्टर। यहाँ देखिए मोला हाथी के बगान मारे की लंबी लाठियाँ, यहाँ पर लाठीज आपको है, लाठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी है। द बब्बूस ऑफ कोलकाता हैव सेल डाउन टू सी द ग्रेट फाइट। यहाँ कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुँच चुके हैं। आगे यहाँ पे क्या द टाइम, देखिए द टाइम द रियट्स are already they will no longer be beaten in silence। इसका मतलब हम इस बात तो सभी रियत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। आगे यहाँ पे क्या कि देखिए यहाँ पर they will no longer give up their life without fighting the लाठियार्स। देखिए यहाँ पर क्या अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, आगे हम देखिए कहा गया क्या कि इसके बाद आगे हम क्या आई वुड रेदर बैग, देखिए आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो, आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो। तो यहाँ जो आपको कहा उसको देखिए क्या कि मैं भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। देखिए भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगा, इसका मतलब ये हुआ आई वुड रेदर बैग, देखिए आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो, आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो मतलब क्या हम भीख मांग लूँगा लेकिन आपको इंडिगो नहीं उगाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या हरदी, देखिए यहाँ पर कि हरदी, देखिए हरदी मोला, देखिए एन इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ Chandpol Thana Hardi was interviewed by the member of the Indigo Commission on Tuesday 5 June 1860. This is what he said in answer to some of the questions। देखिए चांदपुर थाना हरदी एक नील कास्ट का हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह से दिए थे। अब यहाँ देखिए क्या कि यहाँ पर क्या कि WS सिस्टम ने इस पर अध्यक्ष था, WS सिस्टम का नील आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा था। देखिए इंडिगो कमीशन आर यू नो विलिंग टू शो इंडिगो एंड इफ नॉट ऑन व्हाट फर्स्ट टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट। देखिए आपका क्या आप तुम नील खेती के तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे। अब देखिए हाजी मुल्ला ने कहा आई एम नॉट विलिंग टू सो आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी। मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। आगे के मिस्टर सेल था वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट ए रूपी ए बंडल। अब क्या तुम, देखिए श्री साले ने पूछा यहाँ पे फिर क्या तुम ₹1 प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते। हाज मुल्ला नो आई वुड नॉट रेदर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री आई वुड रेदर बैग देन सो इंडिगो। देखिए हाजी मुल्ला ने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, किसी और देश चला जाऊँगा, भीख मांगूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। यहाँ आपको कहा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको शो किया गया है, गतिविधि आपके यहाँ पर है। इमेजिन दैट यू आर ए विटनेस गिविंग एविडेंस बिफोर द इंडिगो कमीशन। WS सिस्टम कैर आस्क्स यू ऑन व्हाट कंडीशन रियोथ ग्रो इंडिगो, व्हाट विल योर आंसर बी। कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। WS सिस्टम का आपसे पूछते हैं रियत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा। आगे हम देखिए क्या कि आफ्टर द रिवोल्ट यहाँ जो कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई इन द लेट 19th century देयर बिजनेस वाज severely affected but yet they managed to expand production when Mahatma Gandhi returned from South Africa. A peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters।
अब देखिए वेस्ट इंडीज़ में क्या अनंत की बात हम कर लेते हैं, एल्सवेयर की बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्या इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर देखिए एल्सवेयर, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन की बात यहाँ पर करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि इन द अर्ली यहाँ पर क्या इन द अर्ली 18th सेंचुरी ए फ्रेंच मिशनरी जेन बैप्टिस्ट लेबर्ट ट्रेवल टू द कैरिबियन आइलैंड एंड रॉट एक्सटेंसिवली अबाउट द रीजन। देखिए अबाउट द रीजन, यहाँ पर देखिए क्या कि पब्लिश इन वन ऑफ हिज बुक्स दिस इमेज सॉ ऑल द स्टेज ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन। यानी कि 28वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जोन बैप्टिस्ट लब्बात ने कैरिबियन द्वीपों का दौरा किया था और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लब्बात एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटल वाट में डाल रहे और एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहे। दाएं से दूसरा दो मजदूर नील की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच अफगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहे हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि यू कैन सी द स्लेव वर्कर्स पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द सेटलर वाट ऑन द लेफ्ट। अनदर वर्कर इज चर्निंग द लिक्विड विथ ए मैकेनिकल चर्नर इन ए वाट। सेकंड फ्रॉम राइट, टू वर्कर्स आर कैरिंग द इंडिगो पल्प हंग अप इन बैग्स टू बी ड्राइड इन द फोरग्राउंड टू अदर्स आर मिक्सिंग द इंडिगो पल्प to be put into molds. The planter is at the center of the picture, standing on the high ground, supervising the slave workers. अब यहाँ देखिए क्या इसके बाद आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या लेट्स इमेजिन की बात आपके यहाँ पर की गई है। आइए कल्पना करते हैं। आप देखिए इमेजिन ए कन्वर्सन बिटवीन ए प्लांटर एंड ए पीजेंट हु इज बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। व्हाट रीजंस वुड द प्लांटर गिव टू परसुएड द पीजेंट्स? व्हाट प्रॉब्लम्स वुड द पीजेंट पॉइंट आउट इन द कन्वर्सेशन। देखिए एक किसान को नील की खेती को मजबूर किया जा रहा है। बगान मालिक और उस किसान के बीच का बातचीत की कल्पना कीजिए। किसान को राजी करने के बगान मालिक क्या कारण बताएगा? किसान किन समस्याओं का जिक्र करेगा? इस बातचीत को अभिनय के जरिए दिखाइए। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या, यहाँ देखिए पूरी तरह से फिनिश होता है।